नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अतुल्य आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि दोस्तों हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत, और आधुनिक भारत के अंदर हम दो टॉपिक का अच्छे से अध्ययन कर चुके थे। नंबर एक तो था भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन किस प्रकार से और कौन कौन सी यूरोपीय कंपनियां भारत में आती हैं, उन सभी को हमने देखा और किस प्रकार से उनमें से एक सर्वश्रेष्ठ कंपनी निकल करके आती है ईस्ट इंडिया कंपनी, और जो धीरे धीरे बाकी सभी कंपनियों को पछाड़ देती है और न केवल व्यापार पर एकाधिकार करती है बल्कि भारतीय राज्य क्षेत्रों पर भी अधिकार करना शुरू कर देती है। तो और दूसरा हमने जो टॉपिक देखा था वो था उत्तरवर्ती मुगल सम्राट। ये हमने अच्छे से देख लिया था दोस्तों। तो दो चीजें साथ चल रही थी, एक तो मुगल साम्राज्य जो था वो कमजोर हो रहा था और यूरोपीय कंपनियों की शक्ति जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। इनकी शक्ति बढ़ गई क्योंकि उत्तरवर्ती मुगल सम्राटों की शक्ति क्या होती जा रही थी दोस्तों, कम होती जा रही थी दोस्तों। जैसा हमने पिछली क्लासेज में ये देखा था कि औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है तो औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद मुगल सत्ता, केंद्रीय सत्ता कमजोर होने लगती है और जिन राज्यों के अंदर मुगल साम्राज्य ने अपने दीवान सूबेदार नियुक्त किए थे वो अपने आप को स्वतंत्र राज्य घोषित करना शुरू कर देते हैं दोस्तों। अब इन राज्यों के ऊपर जो अंग्रेज है वो किस प्रकार से विजय प्राप्त करते हैं उसको इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। हम आज से एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो है अंग्रेजों की भारत विजय। इसे आप पढ़ सकते हैं 18वीं सदी के स्वतंत्र राज्यों के नाम से भी, 18वीं सदी के स्वतंत्र राज्य, इस नाम से भी आप इसका अध्ययन कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये वो राज्य हैं जो 18वीं सदी के अंदर मुगल सम्राट के कमजोर हो जाने के कारण स्वतंत्र होते हैं। उसमें दो प्रकार के राज्यों को अपने देखते हैं, एक तो मुगलों के उत्तराधिकारी राज्य। अब मुगलों के उत्तराधिकारी राज्य कौन से होंगे दोस्तों, अगर हम कहें मुगलों के जो उत्तराधिकारी राज्य हैं तो ये वो राज्य होंगे जो मुगल कानूनों को मानते हैं, मुगल सम्राट के जो परंपराएं जो कार्य चलते आ रहे थे उसी प्रकार से कार्य करते हैं। ये कोई देखिए मुगलों के वंशज नहीं थे बल्कि उन्हीं के द्वारा सूबेदार वगैरह जो वहां पर नियुक्त किए गए थे, दीवान नियुक्त किए गए थे, वो उन पर अधिकार करना शुरू कर देते और अपने आप को स्वतंत्र राज्य घोषित कर देते हैं। उनके बाद दूसरे जो इनके अलावा थे जैसे कि मैसूर था, है ना, तो पंजाब था, तो इस प्रकार के राज्यों को अभी अपने अध्ययन करते हैं। ये सारी बातें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और आज के इस वीडियो में हम जो है अध्ययन करने वाले हैं बंगाल का अधिग्रहण के विषय में। तो दोस्तों हमारा जो नया टॉपिक है वो है अंग्रेजों की भारत विजय। इस चैप्टर को हमें पढ़ना है और इस चैप्टर में हम किस किस की बात करने जा रहे हैं, बंगाल के अधिग्रहण की, आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष की, आंग्ल मैसूर संघर्ष की, आंग्ल मराठा की और आंग्ल सिख संघर्ष की। ये चीजें हमें यहाँ पर देखनी है। इसको हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम इसको पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। ये हमारा टॉपिक हो चुका है। आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो बात करेंगे बंगाल के अधिग्रहण करने के विषय में दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को और बात करते हैं बंगाल के अधिग्रहण के। तो यहाँ पहले ये थोड़ा सा देख लीजिएगा कि हम कौन से बंगाल की बात कर रहे हैं दोस्तों। हम दोस्तों आज वाले बंगाल की बात नहीं कर रहे हैं, हम 18वीं सदी का ये वाला जो यहाँ का बंगाल हुआ करता था उस बंगाल की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो ये वाले बंगाल की बात अपने कर रहे हैं, 18वीं सदी का जो बंगाल है हम उसकी चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। और 18वीं सदी के बंगाल का मतलब क्या है दोस्तों, पश्चिमी बंगाल है, साथ ही साथ हम जो बांग्लादेश है उसको भी लेते हैं, काफ़ी बड़ा था ये बांग्लादेश था। फिर उसके बाद में दोस्तों हम लेते हैं बिहार को, फिर हम लेते हैं उड़ीसा को और साथ ही साथ इसमें आता है दोस्तों झारखंड। इनके विषय में हमें क्या करना है, अध्ययन करना है। ये वाला बंगाल था दोस्तों। तो दोस्तों उस समय बंगाल बहुत बड़ा हुआ करता था जिसकी अपनी बात कर रहे हैं, न केवल क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों बल्कि वो सबसे बड़ा एक बाजार भी था। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से तो बड़ा था ही था, क्षेत्रफल की दृष्टि से तो बड़ा था ही था, ये साथ ही बहुत बड़ा बाजार था और साथ ही साथ ये राजस्व का भी बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था जिसके बारे में अपने अध्ययन करने जा रहे हैं। थोड़ा सा हम इसके विषय में और जान लेते हैं ताकि बंगाल को हम अच्छे से समझ सकें। तो दोस्तों बंगाल जो है वो मुगलों का सबसे बड़ा प्रांत होता था दोस्तों। सबसे बड़ा प्रांत अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल जो है वो सबसे बड़ा प्रांत था, या आपसे पूछा जाए मुगलों का सबसे बड़ा प्रांत कौन था, तो वो था बंगाल। अब ये कृषि, पशुधन, व्यापार सभी की दृष्टिकोण से भारत का सबसे संपन्न राज्य माना जाता था और मुगल साम्राज्य को सबसे ज्यादा जो राजस्व है
सबसे ज़्यादा राजस्व की प्राप्ति भी कहाँ से हुआ करती थी दोस्तों, तो बंगाल से ही हुआ करती थी। अब इसकी स्टोरी को थोड़ा सा अपने समझ लेते हैं ताकि आगे की कहानी में हमें दिक्कत नहीं आए। सन 1700 की अगर हम बात करें तो मुगल बादशाह औरंगजेब उस समय हुआ करता था। तो औरंगजेब जो है मुर्शीद कुली खां को, किसको, मुर्शीद कुली खां, ये जो मुर्शीद कुली खां है इसे बंगाल का दीवान बना करके वहाँ की राजधानी ढाका में भेजता है दोस्तों, राजधानी ढाका में भेजता है। लेकिन 1707 में क्या होता है, औरंगजेब का दोस्तों क्या हो गया, निधन हो जाता है दोस्तों। और जैसे ही औरंगजेब का निधन होता है तो यहाँ की केंद्रीय सत्ता जो है वो कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है दोस्तों। और ये जो मुर्शीद कुली खान है वो धीरे धीरे बंगाल को क्या घोषित कर देता है, स्वतंत्र राज्य घोषित करना शुरू कर देता है, अपने आप को स्वतंत्र कर लेता है। और 1717 के अंदर वो बंगाल का सूबेदार भी बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों, बंगाल का सूबेदार भी बन जाता है। और इसको सूबेदार किसने बनाया था, तो इसको सूबेदार बनाया था फर्रुखसियर ने, फर्रुखसियर के द्वारा इसे सूबेदार भी बना दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो है इसके ऊपर इसका पूरा अधिकार हो जाता है दोस्तों। तो मुर्शीद कुली खां साथ में दीवान बन के आता है। दो पद हुआ करते थे, एक दीवानी और एक सूबेदारी। दीवानी में तो देखिएगा राजस्व का काम होता था, सूबेदार में लॉ एंड ऑर्डर का काम हुआ करता था। लेकिन अब दोनों काम जो है वो इसके पास में आ जाते हैं। इस प्रकार से पूरे तरह से एक स्वतंत्र राज्य जो है वो निकल करके आता है दोस्तों। तो ये याद रखिएगा। तो सबसे पहले हमने किसकी बात की थी, मुर्शीद कुली खां की। इसके बाद में देखिएगा जो इसका शासक बनता है वो आता है शुजाउद्दीन। कौन आता है दोस्तों, थोड़ा सा देख लीजिएगा, बाकी अपने पीपीटी के माध्यम से ही देखेंगे। शुजाउद्दीन आता है, ये मुर्शीद कुली खां का ही जवाई था, लेकिन ये कोई योग्य शासक नहीं था। इसके समय में जो मराठों के आक्रमण हैं वो भी लगातार होते रहते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद में आता है सरफराज। सरफराज के बाद में आता है अलीवर्दी खां। कौन आता है दोस्तों, अलीवर्दी खां इसके बाद में आता है। अलीवर्दी खां कौन था, तो ये बिहार का नायब सूबेदार हुआ करता है। और ये धोखे से सरफराज को गद्दी से हटाता है और बंगाल का नवाब बन करके बैठ जाता है दोस्तों। कौन, अलीवर्दी खां। और इसके ऊपर देखिएगा हमने कहा मोहम्मद शाह रंगीला जो है, मोहम्मद शाह रंगीला इसे क्या करता है, 2 करोड़ रुपए इससे लेता है और इसे एक मान्यता का प्रमाण पत्र भी दे देता है, जिससे ये बंगाल का नवाब बन जाता है और पक्की तरह से बंगाल के नवाब के पद के ऊपर इसकी मोहर लग जाती है दोस्तों। तो इस प्रकार से अलीवर्दी खां जो है इसका राज्य चल रहा था। और अलीवर्दी खां दक्षिण भारत के जो कर्नाटक राज्य है उसके अंदर जो कंपनियों से उसका संघर्ष चल रहा था, कर्नाटक वार जो चल रही थी, उनसे सभी से वाकिफ था। और इसने ये कहा भी था कि जो यूरोपीय कंपनियां हैं ना वो मधुमक्खियों के छत्ते के समान है, अगर हमने इसको छेड़ा तो ये काट काट करके मार डालेगी, और यदि नहीं छेड़ा तो अंत में शहद है वो देंगी दोस्तों। तो इस प्रकार की जो बात है वो भी इसके संदर्भ में आती है, आप इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। इसी के समय में मराठों ने बंगाल से उड़ीसा भी ले लिया था दोस्तों। बंगाल से जो है उड़ीसा ले लिया जाता है 1751 के अंदर। अब अपने आगे की घटना की चर्चा करते हैं जो हमारे लिए जाननी जरूरी है, जहां से हमारा बंगाल के अधिग्रहण का टॉपिक शुरू होता है। बात हम करते हैं 1756 की दोस्तों। ये भी हमें याद रखना है कि 1756 का इसका समय है, लेकिन मात्र 8 वर्ष का ही टाइम था अंग्रेजों के पास में। और 8 वर्ष का समय यानी 1757 से लेकर के 1764 के मध्य तक इतने समय के दौरान सिराजुद्दौला था, मीर जाफर था, मीर कासिम था, इन तीनों के द्वारा अपनी सत्ता को कायम नहीं रख पाते हैं और धीरे धीरे जो है अंग्रेज इसके ऊपर संप्रभुता स्थापित कर लेते हैं दोस्तों। तो ये 8 साल के अंदर इतना कार्य कैसे कर पाए उसी को अपने समझने की कोशिश करते हैं। तो 1756 में बंगाल का जो नवाब था अलीवर्दी खां, उसकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद में सिराजुद्दौला जो है वो बंगाल का नवाब बनता है दोस्तों। अब हमने ये देखा कि अलीवर्दी खां जो था उसने तो अंग्रेजों के साथ में संघर्ष नहीं था, क्योंकि उसने ये कहा भी था ना कि अगर छेड़ेंगे तो ये काट काट के मार डालेंगी, लेकिन अगर नहीं छेड़ा तो अंत में ये क्या करेंगी, शहद ही दे करके जाएंगी। तो इसका अंग्रेजों के साथ में कोई भी संघर्ष जो है वो नहीं होता है दोस्तों। तो अंग्रेजों के साथ जो है संघर्ष हुआ किसका, सिराजुद्दौला का। तो सिराजुद्दौला
का जो संघर्ष है उसके होने का मुख्य कारण क्या था, तो उसका मुख्य कारण अपने दस्तक या शाही फरमान को मानते हैं। तो बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष का जो मुख्य कारण था वो था 1717 के अंदर मुगल बादशाह फर्रुखसियर के द्वारा जारी किया गया शाही फरमान, जिसे अपने दस्तक भी कहते हैं दोस्तों। अब ये शाही फरमान क्या था, ये दस्तक क्या थी, तो इस फरमान के द्वारा बंगाल में केवल 3000 रुपये ये देते थे और 3000 रुपये देने के बाद में इनको मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे दी गई दोस्तों। यानी क्या कहा गया था इस फरमान के अंदर कि बंगाल में मात्र 3000 रुपये वार्षिक अदा करने हैं, उसके बाद में कंपनी को उसमें सारे व्यापार में सीमा शुल्क से मुक्ति प्रदान कर दी जाती है और यहाँ तक कि इस क्षेत्र में वस्तुओं की आवाजाही पर हस्ताक्षर जारी करने का अधिकार भी इनको दे दिया जाता है दोस्तों। लेकिन ये इन हस्ताक्षरों का क्या करते हैं, अंग्रेजी जो कंपनी के अधिकारी थे वो इन हस्ताक्षरों का दुरुपयोग करना प्रारंभ कर देते हैं दोस्तों। अब अधिकारी लोग क्या करते हैं, अंग्रेजी अधिकारी जो थे वो इस फरमान का दुरुपयोग करना अपने पर्सनल काम के लिए करना शुरू कर देते हैं। अधिकारी इसका जो इस्तेमाल है व्यक्तिगत व्यापार पर उनका टैक्स न लगे, ये जो अधिकार दिए गए थे वो कंपनी को थे, लेकिन ये अपना पर्सनल कार्य भी करना इनके द्वारा शुरू कर दिया गया था दोस्तों। तो इससे जो बंगाल का नवाब था उसको बहुत बड़ी राजस्व की हानि होती है और ये बात उसको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो धीरे धीरे बंगाल के नवाब को राजस्व की हानि होने लगी। क्यों होने लगी, क्योंकि देखिएगा इसका कारण था दस्तक, और दस्तक क्या था, मुक्त व्यापार था, जिसको 3000 रुपये वार्षिक अदा करने के बाद में 1717 में फर्रुखसियर के द्वारा ये शाही फरमान के द्वारा ये इजाज़त दी गई थी दोस्तों। यानी वो बिना किसी सीमा शुल्क के व्यापार कर सकते थे दोस्तों। अंग्रेजी कंपनियों के अधिकारियों के द्वारा जो है इनका इस्तेमाल गलत ढंग से होने लगा। अब देखिएगा नवाब साहब ने क्या किया, नवाब जो सिराजुद्दौला था वो कलकत्ता पर आक्रमण कर अंग्रेजों को वहां से भागने पर विवश कर देता है, फोर्ट विलियम पर विवश कर देता है दोस्तों। होता क्या है कि बंगाल का जो नवाब है और सिराजुद्दौला है और उसके साथ में ब्रिटिश कंपनी के बीच तनाव बढ़ने लग जाता है और इसी तनाव के दौरान सिराजुद्दौला जो है वो कलकत्ता में यानी कि फोर्ट विलियम पर आक्रमण करता है और अंग्रेजों को वहां से भगा देता है। और अंग्रेज वहां से भाग करके कहाँ शरण लेते हैं, तो याद रखिएगा फुल्टा द्वीप जो है वहां पर आकर के शरण लेते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कहां पर शरण ली थी, तो फुल्टा नामक द्वीप पर उनके द्वारा शरण ली गई थी दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों यहाँ एक और घटना काफी इंपॉर्टेंट है, ब्लैक होल की घटना। ये आपसे पूछी जा सकती है और बहुत सी परीक्षाओं में पूछी जाती है और ये भी एक प्रकार से जो आगे प्लासी का युद्ध होता है उसका कारण भी माना जाता है और कुछ इसको सच भी मानते हैं, कुछ नहीं भी मानते हैं। इसको प्रस्तुत करने का जो श्रेय है वो हॉलवेल को जाता है दोस्तों। तो क्या थी ब्लैक होल की घटना, इसको समझिएगा। तो ब्लैक होल की जो घटना हुई तो वो हुई थी कलकत्ता के किले पर आक्रमण के समय ही, हम ये मानते हैं ब्लैक होल की घटना होती है। कब हुई थी, 20 जून 1756 को। इसे प्रस्तुत किसने किया था, हॉलवेल ने प्रस्तुत किया था दोस्तों। इसमें ये कहा जाता है कि नवाब ने एक छोटी सी कोठड़ी के अंदर 146, कहते हैं 18x18 की ही थी, इतनी छोटी थी है ना, 146 अंग्रेजों को बंद कर देते हैं जो केवल खड़े ही रह सकते थे। अब इसमें देखिएगा उमस और सफोकेशन के कारण क्या होता है कि बहुत सारे अंग्रेज यानी 123 मर जाते हैं और केवल 23 ही उनमें से जिंदा रह पाते हैं, जिसके कारण जो है अंग्रेज बहुत ज़्यादा नाराज भी हो जाते हैं दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा दोस्तों, नवाब जो है सिराजुद्दौला मानिक चंद को कलकत्ता का क्या बनाता है, प्रभारी बना देता है दोस्तों। कलकत्ता का प्रभारी बनाता है और साथ ही साथ कलकत्ता का नाम बदलकर क्या कर देता है, अली नगर कर देता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अली नगर नाम जो है वो किसके द्वारा किया गया था, तो सिराजुद्दौला के द्वारा कलकत्ता का नाम बदलकर अली नगर कर दिया जाता है दोस्तों। लेकिन यहाँ आपको ये समझ लेना होगा कि सिराजुद्दौला के साथ में बहुत बार धोखे होते रहे थे और धोखों के कारण ही अंग्रेज जो है इसके ऊपर अधिकार कर भी पाते हैं दोस्तों। तो इसमें मानिकचंद भी क्या करता है, कहते ये हैं कि अंग्रेजों से मिल जाता है और रिश्वत लेकर के किला जो है वो अंग्रेजों को सौंप देता है दोस्तों। तो इस प्रकार से अली नगर नाम रखा गया और कलकत्ता की घटना होती है। अब इसके बाद में एक संधि होती है दोस्तों जिसे अली नगर की संधि कहती हैं। फरवरी 1757 की ये घटना है और बहुत बार ये परीक्षा में आपसे पूछी जाती है दोस्तों। तो यहाँ ये आपको ये भी समझ लेना होगा, इसके साथ साथ ही क्लाइव जो था वो फ्रांसीसी एक बस्ती हुआ करती थी चंद्रनगर।
पास में एक बस्ती थी चंद्रनगर पर विजय प्राप्त कर लेता है दोस्तों। और चंद्रनगर पर विजय करने के बाद में बंगाल में अंग्रेजों की जो स्थिति है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाती है, और इसीलिए सिराजुद्दौला को जो है अलीनगर की संधि करनी पड़ती है, जो फरवरी 1757 में होती है। अब इस संधि में क्या क्या हुआ वो आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अंग्रेजों को कलकत्ता की किले बंदी करने, सिक्के ढालने का अधिकार दे दिया गया, नवाब द्वारा युद्ध में हुई क्षतिपूर्ति करने के लिए भी कहा गया। दोस्तों क्या क्या कहा गया? तो एक तो कलकत्ता की किलेबंदी कर सकते हैं, सिक्के, अंग्रेजों को सिक्के ढालने का अधिकार मिल ही गया, साथ ही साथ नवाब को हर्जाना भी देना पड़ा था दोस्तों। तो ये जो संधि है ये होती है, और इसके द्वारा देखिएगा दोनों पक्षों ने भविष्य के अंदर शांति बनाए रखने का वायदा भी किया था दोस्तों। अब जैसे हम इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा कि हम ये कहते जरूर हैं कि अंग्रेजों ने भारत पर अधिकार किया था फूट डालो राज करो नीति के द्वारा, लेकिन उससे भी बड़ी उनकी एक नीति थी। वो पहले तो क्या करते थे, हमला करते थे, और अगर हमले में जीत जाते तो ठीक है, अन्यथा वो क्या कर लेते थे, संधि कर लेते थे दोस्तों। संधि जब सबसे पहले क्या किया, हमला किया, हमले में, और हमले के बाद में उन्होंने क्या किया, संधि की, क्योंकि हमले में चोट तो देखिए दोनों पक्ष को लगती है। अब संधि के कुछ समय बाद में फिर से तैयारी करते, फिर हमला करते, और फिर क्या करते थे दोस्तों, संधि। आपको ये जो पैटर्न है ना, ये पूरे अधिकार तक आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा। हमला करते थे, फिर संधि करते थे, फिर हमला करते थे, तैयारी करके अगर कमजोर होते थे तो फिर से संधि कर लेते थे। तो इस प्रकार से ये क्रम उनका चलता रहा था दोस्तों, और इसी के द्वारा इन्होंने भारत के ऊपर अधिकार भी किया था दोस्तों। तो ये जो अलीनगर की संधि थी, तो अलीनगर की संधि के द्वारा दोनों पक्षों में नहीं, हालांकि भविष्य में शांति स्थापित करने का प्रयास किया था, लेकिन जब ये देखा गया कि कालांतर के अंदर अंग्रेज ये देख रहे थे कि सिराजुद्दौला की सत्ता भी कमजोर पड़ती जा रही है और उसकी नीति भी थोड़ी सी ढुलमुल है, तो इस नीति से ही प्रोत्साहित होकर अंग्रेज ये चाहते थे कि बंगाल की गद्दी पर हम एक ऐसे नवाब को बिठा दें जो केवल पपेट हो, यानी उससे आसानी से हम उसको नियंत्रित कर सकें, अपना कोई कठपुतली नवाब वहाँ पर बिठा दें और अपने स्वार्थ सिद्ध किए जा सके। तो इस प्रकार की जो उनकी मंशा थी वो बराबर में चल रही थी, और इसमें वो सफल भी हो पाए, क्योंकि सिराजुद्दौला के खुद के जो लोग थे वो अंग्रेजों के सहयोगी थे। यहाँ से प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है कौन कौन थे। पूर्णिया के नवाब शौकत जंग, मोसी घसीटी बेगम, मीर जाफर, राय दुर्लभ, जगत सेठ, मानिक चंद, खादिम खान, अमीर चंद, ये सारे के सारे क्या थे दोस्तों, ये षड्यंत्र में शामिल थे। तो अंग्रेजों और दरबारियों के द्वारा रचे गए इन षड्यंत्रों के अंदर जो है वो उलझ करके रह जाता है सिराजुद्दौला, और प्लासी के युद्ध में हार भी जाता है दोस्तों। तो ये हमें याद रखना है। कौन सी संधि हुई थी? अलीनगर की संधि हुई थी दोस्तों। और अलीनगर की संधि के बाद में सिराजुद्दौला की स्थिति भी थोड़ी सी कमजोर होने लग गई थी दोस्तों। अब इसके बाद में जो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट घटना आती है वो है प्लासी का युद्ध। बहुत ही निर्णायक युद्ध माना जाता है, भारतीय इतिहास के निर्णायक युद्धों में इसे गिना जाता है, क्योंकि इस युद्ध ने ही आने वाले समय यानी 200 वर्षों के लिए भारत की स्थिति, भारत की जो नीति है उसको इसने तय कर दिया था कि भारत का फ्यूचर क्या होगा, ये इस युद्ध के बाद में तय हो जाता है। इसलिए इसे एक निर्णायक युद्ध के रूप में हम देखते हैं। ये भारतीय इतिहास का एक निर्णायक युद्ध माना जाता है। अब देखिएगा दोस्तों, प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के साथ होता है। किस किस के बीच में हुआ दोस्तों? एक तो सिराजुद्दौला है वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, इन दोनों के बीच में ये युद्ध होता है दोस्तों। लेकिन इसे धोखा दे जाता है। कौन दे जाता है? मीर जाफर सिराजुद्दौला को एक दिन युद्ध स्थगित करने का एक कपटपूर्ण परामर्श देता है, और ये ऐसा कहता है कि हम तो अब जीत ही चुके हैं, तो आप यहाँ से जा सकते हैं, और ये कहा जाता है कि वो वहाँ से निकल लेता है। सिराजुद्दौला वहाँ पर से स्थान को छोड़ देता है। और कई बार तो ये प्रश्न भी पूछा गया कि वो किस पे बैठ के गया था सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला जो है वो ऊंट पर बैठ के गया था। किस पे बैठ के गया था दोस्तों? ऊंट पर। आ जाए तो बाकी ऐसे प्रश्न तो यूपीएससी में पूछ लेता है, एक दो बार पूछे भी गए हैं, तो कहीं से भी आ सकता है। लेकिन जो
प्रश्न था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो मीर जाफर जो है इसे धोखा देता है और एक प्रकार से ये एक ऐसा युद्ध है जो बिना लड़े ही इस युद्ध को अंग्रेज जो है वो जीत जाते हैं, केवल धोखे और कपट के कारण। युद्ध के पहले ही नवाब का प्रधान सेनापति मीर जाफर और दीवान राय दुर्लभ जो है वो अंग्रेजों से मिल चुके थे। इस प्रकार के नाम जरूर याद रखा करो दोस्तों, ये नाम परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछे जाने की संभावना रहती है। तो अगले दिन हुए युद्ध के अंदर विश्वासी घातियों की सेनाएं बिना युद्ध ही वापस लौट जाती हैं और इस प्रकार से अंग्रेज जो है युद्ध में जीत जाते हैं। इसमें नवाब के विश्वसनीय भी थे, मीर मदान और मोहनलाल, इनको वीरगति प्राप्त होती है दोस्तों। तो ये नाम आपको दो मुख्यतः याद रखे होंगे, मीर मदान और मोहनलाल, ये इसमें शहीद होते हैं, वीरगति को प्राप्त होते हैं प्लासी के युद्ध के अंदर। वास्तव में तो ये क्या था, ये युद्ध नहीं था, खुला युद्ध था ही नहीं, बल्कि यह क्या था, इस युद्ध को आप एक ही नाम दे सकते हैं और वो है विश्वासघात। इसी के कारण जो है अंग्रेज अधिकार कर पाते हैं दोस्तों। अब देखिएगा, के.एम. पनिक्कर इस युद्ध के लिए कहते हैं कि प्लासी का युद्ध एक युद्ध नहीं बल्कि एक विश्वासघात था, जिसे अपनी चर्चा कर चुके हैं। युद्ध के पश्चात नवाब भागकर कहाँ गया था दोस्तों, मुर्शिदाबाद राजधानी थी। कौन सी राजधानी थी दोस्तों, बंगाल की राजधानी जो मुर्शिदाबाद है वहां पर चला जाता है दोस्तों, जहां मीर जाफर के पुत्र मीरन जो है वो मोहम्मद बेग के द्वारा उसकी हत्या करवा देता है। अब यहाँ क्वेश्चन जो उठता है कि नवाब भाग करके कहाँ गए थे दोस्तों, मुर्शिदाबाद गए थे और वहां पर उसकी हत्या हो जाती है। कौन करवाता है, मीर जाफर का ही बेटा है मीरन। ये नाम याद रखना दोस्तों, फिर से कह रहा हूँ, पूछे जाते हैं। मीरन हत्या करवाता है और हत्या करता कौन है, हत्या करने वाला था मोहम्मद बेग, जिसके द्वारा सिराजुद्दौला की हत्या कर दी जाती है। और इसी के साथ जो सिराजुद्दौला का चैप्टर है समाप्त हो जाता है। लेकिन इस युद्ध के बहुत परिणाम निकले, उन परिणामों को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इस युद्ध के बाद में क्या होता है, कंपनी एक राजनीतिक शक्ति बन गई दोस्तों। अभी कोई राजनीतिक शक्ति नहीं थी, 1757 के युद्ध से पहले कोई बहुत बड़ी राजनीति के अंदर उसका कोई योगदान नहीं था, एक राजनीतिक शक्ति बन जाती है। अब ये बंगाल की सर्वोच्च शक्ति भी बन गई। साथ ही साथ अब किंग मेकर कौन है दोस्तों, जैसा हमने उत्तरवर्ती मुगल सम्राट में ये देखा था, दरबारी गुट जो किंग मेकर का काम कर रहे थे, है ना, हमने सैयद बंधुओं को भी देखा था। तो इसी प्रकार से जब जो अंग्रेज हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो क्या हो गई, सर्वोच्च सत्ता बन गई और अब वो किंग मेकर का काम कर रही है, किंग मेकर की भूमिका को निभा रही है दोस्तों। और साथ ही साथ क्या हुआ, अंग्रेजों की वित्तीय स्थिति तो सुदृढ़ हुई, इससे सैन्य शक्ति भी इनकी ओर क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है। अंग्रेजों की वित्तीय स्थिति भी सुदृढ़ हुई और सैन्य शक्ति भी इनकी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है। एक प्रकार से उनकी पहचान बन जाती है सैन्य शक्ति की। मीर जाफर कंपनी को 24 परगना की जमींदारी प्रदान करता है, क्योंकि अब नवाब किसको बनाया गया था, मीर जाफर को, है ना। तो मीर जाफर कंपनी को 24 परगना की जमींदारी प्रदान करता है, साथ ही बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति दे देता है दोस्तों। तो मीर जाफर जो है वो नवाब बन जाता है और 24 परगना की जमींदारी जो है वो कंपनी को प्रदान करता है, साथ ही बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति भी देता है दोस्तों। कालांतर में कंपनी की बढ़ती हुई मांगों के कारण नवाब की आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे कमजोर होती चली जाती है दोस्तों। मीर जाफर अब देखिए क्या होता है कि कंपनी की मांगों को पूरा करने में असमर्थ रहता है, जितना वो पैसा चाहते थे वो उतना पैसा नहीं दे पाता है दोस्तों, क्योंकि बंगाल एक बहुत बड़ा धन का केंद्र था दोस्तों। राजनीतिक शक्ति तो स्थापित हो ही गई थी दोस्तों, साथ ही साथ उनको वहाँ से वित्त भी बहुत ज़्यादा प्राप्त हो रहा था और इसी बंगाल के खजाने के कारण ही ये पूरे भारत को नियंत्रित करने में सफल भी रहे थे दोस्तों। अब इसमें जो हम अभी पढ़ रहे थे कि प्लासी के युद्ध के बाद में एक परिणाम हमने ये देखा था कि मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है, लेकिन कालांतर के अंदर जो कंपनी है उसकी डिमांड बढ़ती रहती है और इसी के कारण नवाब की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो जाती है, बहुत कठिन परिस्थितियों का वो सामना कर रहा था। एक प्रकार से मीर जाफर जो है असफल रहता है, असमर्थ रहता है कंपनी की मांगों को पूरा करने में। तो इसलिए जो अंग्रेज क्या करते हैं, उसे पद से हटा देते हैं और उसकी जगह मीर कासिम को नवाब घोषित कर देते हैं दोस्तों। किसको बनाते हैं, अगला नवाब मीर कासिम को बना दिया जाता है। अब मीर कासिम को नवाब बनाने की जो क्रांति है, जो घटना है, उसे 1760 की क्रांति के नाम से जानते हैं।
तो यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है 1760 की क्रांति क्या है। तो आपको याद रखना है मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाए जाने की जो घटना है उससे ही गवर्नर वेंसीटार्ट ने 1760 की क्रांति कहा है। यानी मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाना। अब मीर जाफर को क्यों हटाया? क्योंकि वो पैसे नहीं दे रहा था, इसलिए मीर कासिम को लगा दिया जाता। तो क्या मीर कासिम को पैसे नहीं देने पड़ेंगे? अब तो देने ही पड़ेंगे, इसलिए आगे समस्याएं वो भी चलती रहेंगी दोस्तों। अब मीर कासिम नवाब बनने के लिए कार्यकारी गवर्नर ऑलवेल के साथ एक समझौता भी करता है, यानी एक डील होती है उनके बीच में, जिसमें वो क्या करता है, बर्दवान, मिदनापुर, चटगांव की जमींदारी जो है वो कंपनी को सौंपना स्वीकार कर लेता है। ये था, लेकिन मीर कासिम थोड़ा आगे सचेत होता है और वो कंपनी की स्थिति को कमजोर करने के लिए कुछ सुधार शुरू करता है दोस्तों, और उन्हीं के कारण मीर कासिम और कंपनी के बीच में जो है निरंतर तनाव आना शुरू हो जाता है। अब इसमें मीर कासिम क्या करता है, षड्यंत्रों से बचने के लिए अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद जो थी वहां से कहाँ ले गया, मुंगेर ले जाता है दोस्तों। सबसे पहला काम उसने क्या किया, जो राजधानी थी उसे मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले जाता है, एक इम्पोर्टेंट बात। दूसरी बात कि यूरोपियन मॉडल पर अपनी सेना का सुदृढ़ीकरण करता है, अपनी एक अच्छी सेना तैयार करता है, तोप और बंदूक का कारखाना भी स्थापित करता है दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों जो वित्तीय भ्रष्टाचार कंपनी के द्वारा किया जा रहा था, उससे घाटा लग रहा था, उसको भी समाप्त करने का प्रयास करता है। नौकरशाही का पुनर्गठन करता है। वो क्या करता है दोस्तों, नौकरशाही का पुनर्गठन करता है। और दस्तक का जो दुरुपयोग हो रहा था, कंपनी के अधिकारी जो इसका दुरुपयोग कर रहे थे, उसको प्रतिबंधित करने का प्रयास करता है। तो इसमें क्या करता है वो, 1763 के अंदर आंतरिक व्यापार पर लगे सभी प्रकार के करों को वो समाप्त कर देता है। इसी से क्या होता है, कंपनी के संबंधों में तनाव आना शुरू हो जाता है। क्या क्या उसने देखिएगा दोस्तों, जो आंतरिक व्यापार पर जो टैक्स थे उनको वो क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। इससे कंपनी के साथ संबंधों में तनाव आता है, क्योंकि अब अंग्रेजों के पास में कोई विशेषाधिकार नहीं रह जाते हैं, वो समाप्त हो गए। दूसरी की राजस्व वृद्धि के लिए एक एक्स्ट्रा टैक्स भी लगा देता है, जिसे खिजरी जमा कहते हैं। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि खिजरी जमा क्या है। तो ये एक टैक्स था जो राजस्व वृद्धि के लिए लगाया गया था मीर कासिम के द्वारा, और ये सभी के लिए था, यानी ये टैक्स जो है वो सभी को देना अनिवार्य था दोस्तों। अब इसके परिणाम स्वरूप मीर जाफर को क्या किया जाता है, पुनः बंगाल का नवाब बना दिया जाता है और मीर कासिम को वहां से हटा दिया जाता है दोस्तों। जुलाई 1763 की बात है, जब मीर कासिम के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। औपचारिक युद्ध ही है ये एक तरह का, जिसके अंदर मीर जाफर को जो है पुनः बंगाल का नवाब दे दिया जाता है, पद दे दिया जाता है। और इसके बैकग्राउंड में ही देखिए बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार होनी शुरू हो जाती है। बंगाल से निकाले जाने के बाद में मीर कासिम क्या करेगा, ये अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास में जाता है। किसके पास में गया दोस्तों, अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास में। और शुजाउद्दौला के पास मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय पहले ही शरणार्थी था, वो उसके पास में पहले ही रह रहा था। यानी ये तीनों परेशान व्यक्ति थे और तीनों मिलकर के अब ये कहते हैं अभी संयुक्त रूप से हम अंग्रेजों का सामना करेंगे और अंग्रेजों के विरुद्ध एक समझौता करते हैं। और इसी समझौते के विरुद्ध, इसी समझौते के कारण जो है बक्सर का युद्ध होता है दोस्तों। तो क्या किया, देखिएगा मीर कासिम को पद से हटा दिया गया। मीर कासिम कहाँ गया दोस्तों, अवध के पास। अवध में कौन था, शुजाउद्दौला था, और साथ ही साथ उसको कौन मिला, शाह आलम द्वितीय मिला। और ये तीनों मिलकर के अंग्रेजों के विरुद्ध एक समझौता करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप होता है 1764 में बक्सर का युद्ध। इसे हम देख लेते हैं। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ दोस्तों, 22 अक्टूबर 1764 का टाइमिंग अपने इसका मान के चलते हैं। अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया और मीर कासिम की सेना का नेतृत्व गुरगिन खान ने किया था, जो कि एक प्रकार से संयुक्त सेना अपने मानते हैं। और इस बक्सर के युद्ध के अंदर तीनों में कौन कौन थे दोस्तों, मीर कासिम, शाह आलम और शुजाउद्दौला, ये तीनों की जो संयुक्त सेना है वो हार जाती है दोस्तों। यहाँ भी अंग्रेज जीत जाते हैं दोस्तों। तो इस युद्ध में क्या हुआ, अंग्रेजों की विजय होती है। शाह आलम द्वितीय जो है वो अंग्रेजों की शरण में आ जाता है। हारते ही शाह आलम द्वितीय क्या हुआ, अंग्रेजों की शरण में आ गया। शुजाउद्दौला अवध का नवाब था, कुछ दिन विरोध करता है, संघर्ष करता है, लेकिन बाद में वो भी आत्मसमर्पण कर देता है। लेकिन मीर कासिम का क्या होता है,
ये देखिएगा दोस्तों, नवाब शुजाउद्दौला तो आत्मसमर्पण कर ही देता है, लेकिन मीर कासिम का क्या होता है, तो मीर कासिम जो है वो दिल्ली की ओर भाग जाता है, जहां 1777 में ऐसा कहा जाता है कि उसकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से मीर कासिम का क्या हो गया दोस्तों, अंत हो गया और कंपनी का बंगाल के ऊपर अधिकार हो गया। बक्सर के युद्ध का परिणाम क्या हुआ दोस्तों, यहाँ देखिएगा, बंगाल में अंग्रेजों की सत्ता के प्रभुत्व की स्थापना हुई, अंग्रेजों की सत्ता की प्रभुत्व की स्थापना हुई। कंपनी एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप धारण कर लेती है, यानी अंग्रेजी सेना की पावर जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। 1765 में होती है इलाहाबाद की संधि, ये हमें समझ लेना है। इसके लिए स्पेशली क्लाइव को भेजा जाता है दोस्तों, इलाहाबाद की संधि के लिए दूसरी बार जो बंगाल का गवर्नर बना करके भेजा जाता है। और ये संधि जो है वो 2 चरणों में संपन्न होती है। पहला चरण है 12 अगस्त 1765 का। ये जो संधि होती है, पहली संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के मध्य होती है। इसको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के बीच में होती है, मुगल सम्राट के साथ में। अब इसमें क्या होता है, कंपनी को स्थायी रूप से शाह आलम द्वितीय के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए। यहाँ देखिएगा दोस्तों, शाह आलम द्वितीय के द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा, जो बंगाल का एरिया था उसके ऊपर कंपनी को दीवानी अधिकार यानी राजस्व वसूल करने के अधिकार प्राप्त हो गए। जो उन्हें तो पैसा ही चाहिए था वो उन्हें मिलना शुरू हो गया। अब इसके बदले मुगल सम्राट को क्या मिलेगा, 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन। क्या मिलेगी दोस्तों, 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन। ये तो डील हो गई किसके साथ में, मुगल बादशाह के साथ में। कंपनी के द्वारा अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के जिले लेकर मुगल बादशाह को दे दिए गए। मुगल बादशाह को क्या मिला, 26 लाख रुपए, कड़ा और इलाहाबाद। ये कड़ा और इलाहाबाद किससे लिए गए थे, अवध के नवाब से। और अंग्रेजों को क्या मिला, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्राप्त हो गई। ये इस डील में होता है। फर्स्ट जो हमारी डील थी, प्रथम संधि थी इलाहाबाद की। दूसरी जो होती है 4 दिन बाद ही है, 16 अगस्त 1765 को। इस संधि के अंदर ये जो संधि होती है क्लाइव और अवध के नवाब के मध्य है। पहले मुगल सम्राट के साथ में हो गई, फिर अवध के नवाब के साथ में हो जाती है दोस्तों। इसमें क्या होता है, इलाहाबाद और कड़ा को छोड़कर अवध का शेष भाग जो है वो नवाब को दे दिया जाता है, यानी अवध वापस दे दिया जाता है। लेकिन अभी हमने देखा ना, इलाहाबाद और कड़ा किसको दे दिया गया, वो तो देखिए जो अपने सम्राट थे, मुगल सम्राट को दे दिया जाता है। और साथ ही साथ 26 लाख रुपए दे दिए गए। और शुजाउद्दौला को क्या मिला, शुजाउद्दौला को कुछ मिला नहीं है, उसका अवध का इतना भाग छोड़ना पड़ा था। नवाब द्वारा कंपनी को 50 लाख रुपए दिए जाने की भी घोषणा की गई थी, ये भी स्वीकारा गया। 50 लाख रुपए गए, इलाहाबाद गया और कड़ा साथ ही साथ चला गया। ये नुकसान हुआ अवध के नवाब को। और अंग्रेजों को तो हमने देख लिया, दीवानी अधिकार मिल चुके थे दोस्तों, दीवानी अधिकार मिल जाते हैं। किस किस के अधिकार मिल गए, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दोस्तों। कंपनी के द्वारा अवध की सुरक्षा के लिए नवाब के खर्चे पर ही एक अंग्रेजी सेना भी अवध में रखी जाती है। अब कंपनी और क्या करती है, एक सेना भी नवाब के खाते में डाल देती है कि इसको भी आप ही को संभालना है। कहा यह जाता है कि नवाब साहब आप ही के रक्षा के लिए हैं, तो इसको भी यहाँ पर डाल दिया जाता है, जैसा आगे हमें सहायक संधि में भी देखने को मिलता है। अब इसके बाद में देखिएगा दोस्तों, एक और चीज आपको ये याद रखनी है कि साथ ही साथ कंपनी को अवध में टैक्स फ्री व्यापार करने की छूट भी दे दी जाती है। अवध के अंदर, कहाँ पर दोस्तों, अवध में टैक्स फ्री जो व्यापार है, मुक्त व्यापार है, उसकी छूट उसको दे दी जाती है। यानी अवध में भी टैक्स फ्री होकर के अंग्रेज जो है वो व्यापार कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं बंगाल में द्वैध शासन। द्वैध शासन जिसे अपने और क्या नाम देते हैं दोस्तों, दोहरा शासन के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में नजमुद्दौला को नवाब बनाया गया। कौन बना दोस्तों नवाब, नजमुद्दौला। कंपनी के निजामत कार्यों की देखरेख के लिए नायब सूबेदार को नियुक्त करने की एक शर्त रखी जाती है। किसके साथ में, नजमुद्दौला को जब बनाया जाता है दोस्तों, ये याद रखिएगा। 1765 में पिता मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है, नजमुद्दौला को शासक बनाया जाता है, नवाब बनाया जाता है, लेकिन एक शर्त होती है कि कंपनी के निजामत कार्यों की देखरेख के लिए एक नायब सूबेदार नियुक्त किया जाएगा। कंपनी जो है नायब दीवान और नायब निज़ाम के रूप में मोहम्मद रजा खां को नियुक्त करती है। किसको नियुक्त करती है, रजा खां को। ये नाम
याद रख लीजिएगा दोस्तों। यानी नायब सूबेदार के रूप में किसको नियुक्त करती है, वो रजा खां को नियुक्त करती है दोस्तों। जिससे क्या हुआ, बंगाल के जो पुलिस और न्यायिक शक्ति है उसके ऊपर भी क्या हुआ दोस्तों, कंपनी का ही अधिकार हो जाता है। इससे कंपनी का बंगाल की पुलिस और न्यायिक शक्तियों के ऊपर भी पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। और इसी व्यवस्था को इतिहास में द्वैध शासन के नाम से, दोहरे शासन के नाम से जानते हैं दोस्तों। और ये एक प्रकार से ऐसी व्यवस्था थी जिसके अंदर अधिकार और उत्तरदायित्व दोनों को अलग अलग कर दिया गया। अब इसमें हुआ क्या कि बंगाल के सभी दीवानी अधिकार कंपनी के पास में थे, यानी कंपनी को क्या चाहिए, पैसा। जबकि प्रशासनिक अधिकार किसके पास में, कार्य किसको करना है, नवाब को करना था दोस्तों। और इसको करने के लिए नवाब को 53 लाख रुपए वार्षिक दिए जा रहे थे दोस्तों। अब ये एक ऐसी व्यवस्था थी, यह अधिकार विहीन उत्तरदायित्व। देखिए नवाब के पास में उत्तरदायित्व है, यानी जनता किसको पूछेगी, नवाब को, लेकिन अधिकार नहीं है उसके पास में। नवाब के पास में उत्तरदायित्व है लेकिन अधिकार नहीं है। उत्तरदायित्व विहीन अधिकार किसके पास में है, कंपनी के पास। कंपनी के पास में सारे अधिकार हैं लेकिन कोई भी उत्तरदायित्व नहीं है, यानी उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है, किसी प्रकार का कोई उत्तरदायित्व नहीं है। वो तो कंपनी क्या है, पैसा लेने के लिए, पैसा लेने का अधिकार उसमें सारे हैं, लैंड ऑर्डर के सारे अधिकार तो उसके पास में, लेकिन उसका उत्तरदायित्व कोई नहीं। नवाब है, उसके पास में अधिकार कोई नहीं है लेकिन उत्तरदायित्व सारे के सारे किसके हैं, इसी के हैं। तो इस प्रकार से एक द्वैध शासन यहाँ हम देखते हैं। 1772 के अंदर क्या होता है, जब वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया जाता है, तो उस समय तक क्लाइव के द्वारा ये जो स्थापित किया गया द्वैध शासन की प्रणाली थी, ये क्या हो जाती है दोस्तों, ध्वस्त हो जाती है। ये क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। क्योंकि धीरे धीरे क्या हो गया दोस्तों, स्टार्टिंग के अंदर कुछ समय के अंदर तो व्यापार में वृद्धि देखी गई थी दोस्तों, लेकिन धीरे धीरे जो मुक्त व्यापार का अधिकार प्राप्त था उसी से भारतीय व्यापार का क्या हो गया, विघटन होना शुरू हो गया था दोस्तों। और ब्रिटिश जो है अत्यधिक भूमि से टैक्स का संग्रह कर रहा था, बहुत ज़्यादा टैक्स उससे ले रहा था, तो किसानों की स्थिति भी बहुत ज़्यादा शोचनीय हो गई। और साथ ही साथ एक याद रखिएगा, 1770 में बंगाल में अकाल भी पड़ा, जिससे जान माल की भी बहुत बड़ी हानि हो गई दोस्तों। तो इस प्रकार से एक जो मशीनरी तैयार की गई थी वो भी एक अराजकता का माहौल पैदा करते, उससे कानून व्यवस्था भी धीरे धीरे क्या हो चुकी थी, ठप हो चुकी थी। और इस प्रकार से हम देखते हैं ये जो द्वैध शासन प्रणाली चल रही थी वो अपना दम तोड़ चुकी थी। और इसीलिए हेस्टिंग्स जब आता है तो वो द्वैध शासन की प्रणाली को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है और इसे एक विजित राष्ट्र के रूप में स्थापित कर देता है, यानी एक जीते हुए राष्ट्र के रूप में मानता है। अभी तक जो था जीता हुआ राष्ट्र स्वीकार नहीं किया हुआ था, यानी शासन तो नवाब का ही चल रहा था, वो तो केवल उसे संभाल रहे थे दोस्तों। तो इस प्रकार से इस समय कंपनी जो छद्म मुगल संप्रभुता का जो एक नकाब चेहरे पे लगा रखा था, उत्तरदायित्व का नकाब था, उसे भी उतार करके फेंक देती है और पूरी तरह से क्या है, कंपनी जो है बंगाल पर अधिकार कर लेती है। प्रशासनिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार सभी के ऊपर दो दशक से भी कम समय के अंदर पूरा का पूरा अधिकार कर लेती है दोस्तों। तो इस तरह से 2 दशक से भी कम समय में कंपनी ने बंगाल के प्रशासनिक और राजनीतिक अधिकारों पर अपना सीधा नियंत्रण स्थापित कर लिया दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये देखा कि बंगाल के ऊपर जो है वो कंपनी अधिकार कर लेती है। तो दोस्तों जितनी जरूरी चीज़ें थी वो हमने सारी डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने मैसूर को समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों, और आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुए उनके विषय में डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छे टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है। इनसे हमें जो है अंग्रेजों की एक पॉलिसी समझ में आती है, किस प्रकार से वो कार्य कर रहे थे दोस्तों। इसके अलावा अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, पीडीएफ चाहिए, डेली करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ आती है वो सारी हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशंस पर आती है। 2 एंड्रॉयड एप्लीकेशन हमारी आपके प्ले स्टोर में मिल जाएगी। अतुल आरएस के नाम से हैं और एक राकेश सर के नाम से है, तो इन्हें आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं और जो हमारी अन्य सुविधाएं हैं उनका लाभ भी उठा सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ, कुछ और नए तथ्यों के साथ। तब तक यूं ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।